मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूं वो यह है कि गेहूं में जब हम पहले पानी दे रहे हैं और उस समय हम जब खाद दे रहे हैं तो ये जो पहली खाद यूरिया की है, क्या इसके साथ हम जिंक सल्फेट दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए, या जिंक सल्फेट देने का बेस्ट टाइम क्या है? देखिए, जो जिंक सल्फेट है उसका जो बेस्ट टाइम है देने का वो बुआई के समय ही है। जब हम बुआई कर रहे होते हैं उसी समय हमें बेसल डोज में जिंक सल्फेट देना चाहिए। लेकिन अगर आपने जिंक सल्फेट नहीं दिया है, पिछली 2-3 फसलों में नहीं दिया है जिंक, और मिट्टी में जिंक की कमी है, और गेहूं की बुआई के समय भी आपने जिंक नहीं दिया है, तो इस समय आपको जिंक सल्फेट दे देना चाहिए यूरिया के साथ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपने पिछले साल दिया है, 1 साल पहले दिया है जिंक, तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तब आपको जरूर देना चाहिए। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत सारे काम करता है। जिंक की कमी होने की वजह से फुटाव अच्छा नहीं होता है, पौधे की बढ़वार नहीं होती है, कल्ले छोटे रह जाते हैं, फसल दबी रह जाती है, उठती नहीं है। जिंक के बहुत सारे काम होते हैं। पौधे के अंदर एंजाइम की जो सक्रियता को बढ़ाता है। इसके साथ साथ देखिए, जिंक सल्फेट में सल्फर भी होता है। सल्फर के भी अपने बहुत सारे काम है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्लोरोफिल बनाने का काम है, प्रोटीन बनाने का काम है, पौधे के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको लाता है, ठंड सहन करने की क्षमता लाता है। तो सल्फर भी मिलता है जिंक सल्फेट के साथ। तो जिंक सल्फेट जो हम प्रयोग करते हैं उससे हमें 2 तत्व मिलते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही इसेंशियल हैं, दोनों ही आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब जिंक सल्फेट जो 33% वाला है, इसमें 33% तो जिंक होता है जिसको हम जेडन कहते हैं, और लगभग 15% इसमें सल्फर होता है, गंधक होती है। अगर हम 21% वाले जिंक सल्फेट की बात करें तो 21% तो जिंक है और लगभग 10% सल्फर होता है। मतलब कि जितना जिंक जाता है लगभग उसका आधा सल्फर मिलता है। तो इससे हमें तत्व मिलते हैं, और अधिकांश मिट्टियों में जिंक की कमी है। यही कारण है कि यूरिया देने के बाद भी, नाइट्रोजन देने के बाद, फास्फोरस देने के बाद, पोटेशियम देने के बाद भी फसल की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जिंक के बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं और जिंक की कमी की वजह से पौधे बौने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, लंबाई नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये आपको देना जरूरी है। और अगर आपने गेहूं में बुआई के समय नहीं दिया है तो ये पहली सिंचाई अंतिम मौका है कि जब आप जिंक को दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, 1 एकड़ में जो यूरिया देनी है वो हमको 45 किलो देनी है। मतलब एक बैग हमें यूरिया का देना है जो 45 किलो का है, और इसके साथ आप जिंक को मिला सकते हैं। जिंक सल्फेट अगर 33% वाला है तो इसकी 1 एकड़ में, 33% वाले की 1 एकड़ में लगभग 6 किलो की आवश्यकता होती है। तो इस बात ध्यान रखना है कि यह मोनोहाइड्रेट होता है, इसमें जिंक ज्यादा है। 33% वाला आपको 6 किलो देना है, और अगर 21% वाला है जो कि हेप्टाहाइड्रेट होता है, ये आपको 1 एकड़ में करीब 10 किलो देना है। तो इन दोनों को आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जिंक अगर आपने नहीं दिया है तो पहली सिंचाई पे यूरिया के साथ जिंक जरूर दे दीजिए। जिंक और सल्फर दोनों मिलेंगे, आप देखेंगे फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, उसका फुटाव बहुत अच्छा होगा, कल्ले अच्छे निकलेंगे, लंबाई अच्छी होगी। और जब नाइट्रोजन मिलेगा यूरिया से, इससे जिंक मिलेगा, इससे सल्फर मिलेगा, तो 3 तत्व एक साथ मिलेंगे। नाइट्रोजन मिलेगा, जिंक मिलेगा और सल्फर मिलेगा। नाइट्रोजन सल्फर प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है, और पौधे के अंदर प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है। खासतौर से क्लोरोफिल बनाने के ये काम आती है, पौधों का रंग हरा रहता है। सल्फर के बहुत सारे काम होते हैं, जिंक के भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन से लंबाई बढ़ती है, हरापन बढ़ता है, लेकिन जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण है लंबाई बढ़ाने के लिए। तो अधिकांश किसान भाई केवल यूरिया देते हैं, जिस कारण से फुटाव उतना अच्छा नहीं होता है, कल्लों की लंबाई उतनी अच्छी नहीं होती, गेहूं बौना रह जाता है, और जो बाली की लंबाई आनी चाहिए वो बाली की लंबाई आ नहीं पाती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जिंक देना, खास तौर से जो भारतीय मृदाएं हैं, जो इंडियन सॉइल्स हैं, वहां जिंक की बहुत कमी देखी जा रही है। तो जिंक देना बहुत जरूरी है। और ये मौका है आखिरी, पहली सिंचाई, क्योंकि इस समय जड़ें बहुत नीचे नहीं गई होती हैं, और हम दे देंगे इसको सिंचाई के समय तो ये पौधों को मिलेगा। अब देखिए तरीका क्या होना चाहिए। तरीका देखिए ये होना चाहिए कि पहले हम खाद डाल दें, उसके बाद हम सिंचाई करें। तो लेकिन बहुत से किसान भैया कहेंगे इसकी लीचिंग हो जाएगी, निच्छालन हो जाएगा, लेकिन ये तब होता है जब पानी बहुत गहरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में
जब हम पानी को कंट्रोल कर रहे हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन कर रहे हैं, छिड़काव विधि से कर रहे हैं, तो हम पहले खाद दे दें, उसके बाद पानी लगाएं। पानी हल्का लगाएं, क्योंकि अगर बहुत गहरा पानी लगाएंगे तो नीचे चला जाएगा, जड़ें अभी छोटी हैं, तो हल्का पानी लगाते ही काम हो जाएगा। बहुत पानी की जरूरत भी नहीं होती है पहली सिंचाई में, क्योंकि अभी फसल छोटी है हमारी। अगर आप खुला पानी देते हैं, पानी को एकदम पूरा छोड़ देते हैं, तब तो निश्चित रूप से उसमें लीचिंग होने का डर है, नीचे चला जाएगा। लेकिन जड़ तक पहुंचाने का यही बेस्ट तरीका है कि पहले हम खाद देते हैं, फिर हम पानी दें, ताकि वो उसके साथ पहुंचे। अगर हम पानी के बाद खाद देते हैं तो जड़ तक पूरी खाद नहीं पहुंच पाती, अधिकांश मिट्टी की ऊपरी सतह में ही रह जाती है। तो ये बहुत सारे किसान भाइयों के मन में भ्रम रहता है कि हम पानी देंगे तो लीच कर जाएगा, लीचिंग हो जाएगी। हाँ, लीचिंग हो जाएगी, लेकिन वो उसी स्थिति में होगी जब बहुत गहरा पानी लगा देते हैं। तो पहली सिंचाई हमें हल्की रखनी है, कंट्रोल्ड, नियंत्रित रखनी है। और जहां स्प्रिंकलर इरिगेशन है वहां तो लीचिंग होती ही नहीं है, क्योंकि पानी बहुत कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर हमको जिंक सल्फेट को और यूरिया को दोनों को एक साथ जड़ में पहुंचाना है, तो बेस्ट तरीका हमारा यही होगा कि हम खाद छिड़क करके पानी लगा दें, ताकि पानी के साथ घुल करके जिंक नीचे तक जाए। और जिंक का जो मूवमेंट है, जो जिंक जमीन में चलता है, वो थोड़ा कम चलता है, नाइट्रोजन सल्फर ज्यादा चलते हैं। तो जिंक अगर ऊपर पड़ा रह गया और नीचे नहीं गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा जिंक को देने का। तो जिंक के साथ एक समस्या ये भी है, ये भी फास्फोरस की तरह कम चलता है। जैसे फास्फोरस कम चलता है, इस तरह जिंक भी मिट्टी के अंदर कम चलता है। तो अब ये इसलिए ही हम जिंक सल्फेट को बुआई के समय देते हैं। अब उस समय आप दे नहीं पाए हैं और अब जिंक देना है और जमीन के ऊपर ही रह गया, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पानी के साथ ही ये घुल करके जिंक सल्फेट पानी में घुलेगा। जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, जिंक सल्फेट भी पानी के साथ नीचे चलेगा और जड़ तक पहुंचेगा। तो इसका जो पूरा लाभ हमें इसी तरीके से मिल सकता है। तो ये आशा है मेरी ये बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इसको जड़ तक पहुंचा सकते हैं खाद को। लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है, पूरा खुला पानी नहीं छोड़ना है। खेत को पूरा भर देंगे, पानी बहुत नीचे चला गया तो ये पोषक तत्व भी जड़ से नीचे चले जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, खाद देते समय पानी को कंट्रोल रखना है। अगर आप इस तरह से देते हैं तो निश्चित रूप से नाइट्रोजन जिंक मिलेगा, सल्फर मिलेगा, और आप देखेंगे फसल की ग्रोथ अच्छी होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।